संदेश झूठ से हटके। जब चुनाव के परिणाम आ गए और लगभग ये तय हो गया कि अब एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया, उस समय बहुत सारे परिस्थितियां उसकी चर्चा हो रही थी और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि पिछले 6-8 महीने से खास करके जिसको हम अल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया को मानते हैं, उसमें 2 खबरें बहुत जम के चल रही थी। एक खबर ये थी कि मोदी से बहुत नाराज है अंदर ही अंदर बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता, और फिर एक खबर ये चल रही थी कि समय आते ही, मौका मिलते ही, वो जो शेर मौके के इंतजार में रहता है फिर वो झपट्टा मारता है, वैसा गडकरी और राजनाथ सिंह ये जो है मौका मिलेगा तो ये लोग खेल कर देंगे अमित शाह और मोदी का। और फिर जब नड्डा साहब ने कह दिया चौथे चरण में कि अब आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं है, अब हम काफ़ी बड़े हो गए, हमारे पैर काफ़ी मजबूत हो गए, हमारा विस्तार ज़बरदस्त हो गया है और अब हम किसी टेके उके के सहारे जो है हम चल नहीं रहे हैं, ये उन्होंने कहा था आरएसएस को लेकर। तो फिर ये चर्चाएं चल रही थी कि बाप रे बाप, आरएसएस कितना अंदर से तिलमिलाया है। और जब परिणाम निकले तो जनता ने इस प्रकार का जनादेश दिया कि 240 पे जब आके अटक गए मोदी साहब, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो 2 शेर, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, अब ये निकलेंगे अंधेरे से और जो झपट्टा मारेंगे और फिर बदल देंगे सब खेल। और फिर उधर आरएसएस तिलमिलाया हुआ है, अच्छा हमारे बिगर तुम कर रहे हो सब, अच्छा अब तो तुम 272 में हो नहीं, अब हम तय करेंगे बाबू कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मैं बहुत पहले से ये कह रहा था कि 10 साल में मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी नाम की इस राजकीय दल को अंदर से जो हाल बेहाल कर दिया है कि अब ये पार्टी विदाउट स्केलेटन ऐसी पार्टी है। और इसीलिए इस पार्टी के अंदर अब कोई नेता ऐसा नहीं है, राजनाथ सिंह भी नहीं, गडकरी भी नहीं, जिनके पास उतनी ऊर्जा बची है कि जो पार्टी 2 लोगों की बन गई, उस पार्टी को अब उन दोनों से मुक्त कर देंगे और पार्टी के अंदर एक नया जोश, नया नेतृत्व ला देंगे और फिर देश की सत्ता वो भी चला देंगे। इतने ऊर्जावान अब वो बचे नहीं हैं, इसके लिए कुछ होगा नहीं। फर्क सिर्फ इतना था हरि भाई, राजनाथ सिंह कोई बयानबाजी नहीं करते थे, वो अपने बगल में ऐसे बैठ जाते थे और जो भी चेहरा है उसको, जिसको जैसा पढ़ना है पढ़ते रहो। इस मामले में नितिन गडकरी थोड़ा सा अलग है, उनको अपनी पहचान भी अलग बतानी थी देश में कि मैं डरता नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं, मैं ना टिकट मांगता ना मांगने जाता, देना है दो, नहीं दे मत देना है तो मत दो, इस्तीफा लेके ही घूमता हूँ। ये भाषा शैली से नितिन गडकरी ने निश्चित तौर पर एक अपना स्वतंत्र, एक अस्तित्व कमर्शियल मीडिया में उन्होंने बना के चलते रहे और यूट्यूब वगैरह में इधर उधर की भाषण और किस्से सुनाकर एक उम्मीद जैसे जता के रखे थे। लेकिन मैं नागपुर का हूँ, गडकरी को मैं जानता हूँ
अब गडकरी डायबिटिक है। अब गडकरी जी ज्यादा धूप में अगर भाषण करें तो उनको चक्कर आके वो गिर जाते हैं, और उनमें अब वो हिम्मत नहीं कि इतनी बड़ी सर्कस को पलट देंगे। ये कुछ नहीं होने वाला। अब सरकार, अब बीजेपी, ये और कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। जहां तक आरएसएस का सवाल है, देखिए भारत के दो बड़े घराने, कारपोरेट हाउसेस ने अब दो लोगों, तीन जगह फंडिंग करना शुरू कर दिए। बीजेपी को भी फंडिंग, आरएसएस को भी फंडिंग, और मंदिर बनवाने के लिए भी फंडिंग। तो अब जो पैसा का जो स्रोत है उसका केंद्रीयकरण हो गया है, और पैसा देने वाला अब देश का पूंजीपति है। और देश के दो घराने, अब इनको कोई गुरेज नहीं है कि हम फांसीवादी ताकतों के साथ मिल गए, उनमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए आरएसएस कुछ विद्रोह करेगा, ये होना नहीं है। आरएसएस को क्या देखना है कि भाई 2025 में जब 100 साल हो जाएंगे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बने, वो मोदी के चेहरे की बने, अमित शाह की बन जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उलट हरि भाई, आरएसएस इतना खुश है कि उनका एजेंडा जिस तरीके से मोदी ने रगड़ कर पिछले 5 साल में अमल में लाए हैं, वो खुश है। सिर्फ आज उनको 450 सांसदों का जीत नहीं हुई है जिसमें वो हिंदू राष्ट्र घोषणा कर दे, वरना वो सारा हिंदू राष्ट्र के हिसाब से ही अब देश में चल रहा है। तो इसीलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जैसे चुनाव के परिणाम आ गए, मोदी अमित शाह इस बात को समझते हुए कि अपने पास 240 है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन 5 तारीख को एनडीए की मीटिंग, और मैं तो नज़ारा देख रहा था कि एनडीए की मीटिंग बुलवा लिए, बगल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को बिठा दिए और कागज में दस्तखत ले लिए समर्थन का। मेरे को यूनिवर्सिटी के ज़माने के इलेक्शन से याद आ गए। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में स्टूडेंट्स यूनियन ये सब करते हैं कि अरे उसको पकड़ के ले आओ, यूआर को बिठाओ, समर्थन का सिग्नेचर करा लो। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, 7 तारीख को पत्र भिजवा दिए कि एनडीए सरकार बनाने वाली है। गजब। और जिस दिन शाम को ये करने वाले थे शपथ ग्रहण, 11:30 बजे क्लास लगा दिए। और वो एक एनजीओ में जो रिसोर्स पर्सन होता है कि भाई ट्रेनिंग देना है, वो कुछ ट्रेनिंग उस समय नवनियुक्त कुछ सांसदों की लेने लगे कि अपने को 100 दिन में क्या करना है, आपको क्या करना है, फलाना। और मजे की बात, शाम को पत्र ग्रहण हो गया। और सैनी जी और जोशी जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, आप तीनों आप बताएंगे कि चुनाव के बाद जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को सरकार स्थापित करने के लिए पत्र देना होता है, कभी ऐसा हुआ है कि सबसे बड़े दल का संसदीय दल की मीटिंग ना हो, उस मीटिंग में नेता ना चुना हो और सरकार बनाने का पत्र चले जाता है? ये पहली बार हुआ है। सरकार बन गई और 240 वाली भारतीय जनता पार्टी नाम की राजकीय पार्टी का संसदीय दल का मीटिंग नहीं हुआ। अजीब है। मतलब ये जो पूरा खेल, और किसी की आवाज नहीं आई कि ये बोलने के लिए पहले संसदीय दल की मीटिंग करो, बाद में पत्र जाएगा। तो ये जो सारा मामला है कि बीजेपी में अब वो ताकत नहीं रह गई लीडरों में जो मुंह खोलेंगे, चुनौती देंगे और लोकशाही के पाठ पढ़ाएंगे। अब सब इसमें खुश है कि मंत्रालय मिल जाए भैया, इज्जत बने रहे, केंद्रीय मंत्री के रूप में देश में और दुनिया में चले जाए, वहां पर एक कैबिन वगैरह बने रहे और नेम प्लेट वगैरह चले रहे। अलग अलग जिले में अगर गए तो कलेक्टर उलेक्टर को बुला के कोई मीटिंग वूटिंग कर लो। इससे ज्यादा तो अब अपनी कोई इज्जत नहीं बची है।
ऐसे परिस्थिति में हम उम्मीद कर रहे थे कि ये दोनों को कौन रोकेगा, तो चंद्रबाबू नायडू रोकेंगे और नीतीश कुमार रोकेंगे। गजब, ये उम्मीद कैसी हो रही थी। चंद्रबाबू नायडू बहुमत लेके जीत गए हैं। साइमल्टेनियसली आंध्र प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ है, अब वहां सरकार बनना है, अपने राज्य का विकास करना है, केंद्र से पैसे मांगने हैं, तो उनको किसको क्या बनाना है भैया, तो उनको राज्य संभालना है, केंद्र से दोस्ती रखनी है, पैसा लेते रहना है, वरना जीएसटी का पैसा नहीं मिलता जल्दी। और इधर पलटू राम नीतीश बाबू, उनको एक मौका जरूर था थोड़ा बहुत इधर उधर करने का, क्योंकि अगला चुनाव लड़ना है, तो बीजेपी वालों को ये बताया जा सकता है साथ में रहना है तुमको, जरा मेरी सुनो, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जो ललन सिंह चुनाव के पहले राज्यसभा के पटल में जिस अमित शाह को जिस लहजे से उन्होंने बोला था, ए चुप बैठ, ये बड़ी बात थी। अमित शाह को इस लहजे से किसी ने बोलना चुप बैठ, उनको इस पे आप मान लिए कि भैंस चराने का, बैल चराने का मंत्रालय संभाल ले ललन सिंह। देखो, ललन सिंह को जेडीयू को जानबूझ कर दिया गया दिखाने के लिए, तुम्हारी औकात ललन भाई, बैल चराओ, जानवर संभालो, हमको ललकारना मत। तुमने ललकारा, हमने आपके हाथ में जानवर थमा दिए। तो ऐसे परिस्थिति में जो है टीडीपी और जेडीयू ये बहुत कुछ करेंगे, करने की स्थिति में नहीं है। अब देखना ये है कि बीजेपी जो टीडीपी के साथ गई है, अगर पुरंदेश्वरी के स्पीकर बनाकर अगर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अगर मदद होगा, उनको जरूर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका राजकीय सफर बीजेपी से शुरू हुआ है और उसमें वो सूट होती है। और अगर बीजेपी ने उनको स्पीकर बना दिया, तो इसमें मान के चलो, आप जो महबूबा की बात किए हैं, साल 2 साल में वो बीजेपी में भी शामिल हो जाएगी और फिर बीजेपी जो खेल आगे करेगी आंध्र प्रदेश में अपने विस्तार का, वो फिर खेल करेगी। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये भले 2 अलग राज्य है, लेकिन भाषा दोनों की तेलुगु है। और इसीलिए पुरंदेश्वरी के माध्यम से बीजेपी अपना राजकीय विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में करने की उसकी रणनीति बन सकती है। और पता नहीं चलेगा बीजू बाबू का जो हुआ कि जमीन पैर से कैसी खिसक गई, नवीन बाबू को पता ही नहीं चला, वैसा जो है वो नायडू जी जो है उनके साथ आने वाले दिनों में हो सकता है। इसके लिए नायडू कितना उनका फायदा करवाएंगे, उससे ज्यादा नायडू का खेल कैसे होगा, इस पे बीजेपी की निगाहें टिकी है। और उस खेल में अगर पुरंदेश्वरी ये एक इंस्ट्रूमेंट अगर बन सकती है, तो वो स्पीकर बनेगी।